हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी सिविलाइजेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। शायद आपने कई बार सुना होगा, आपकी बुक्स में पढ़ा होगा, और अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बात करते हैं एक ऐसे सिविलाइजेशन जो कि हमारे वैदिक पीरियड से भी बहुत पहले रही थी, और जिसकी वजह से भारत का, आप ये कह सकते हैं कि भारत में पहली बार अगर नगरीय क्रांति कहीं आई तो वो उसी सिविलाइजेशन की वजह से थी। सोचिए कि आज भी गाँवों में कच्चे मकान हैं, लोगों को पक्के मकान नहीं मिलते, पक्की सड़कें नहीं मिलती, नालियों की तो बहुत दूर की बात है। लेकिन एक ऐसी सिविलाइजेशन जहां पक्के मकान, नालियां, पक्की ईंटों के बने मकान और पक्की सड़क, नालियां, ड्रेनेज सिस्टम, सब कुछ, और पूरा ऐसी सिविलाइजेशन जो पूरी की पूरी सिटी हो, स्विमिंग पूल, मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते ऐसी चीज जो एग्जिस्ट की भारत में आज से लगभग 4000 साल पहले। तो हम उसी बात पे आज बात करेंगे। मैं इस टॉपिक को सिखाने के लिए बहुत ही ईजी तरीका एक अपनाऊंगा। मैं एक स्टोरी मेंटेन करूंगा, एक स्टोरी बनाऊंगा, और स्टोरी के अंदर मैं आपको सारे फैक्ट्स याद करा दूंगा। और कॉन्सेप्ट के लिए आपको मेरा लेक्चर देखना होगा, और लेक्चर में भी मैं बहुत ईजिली मैं आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट भी याद करा दूंगा। तो हमारी कहानी की शुरुआत करते हैं। होता कुछ यूँ है कि इंडस जो रिवर है उसके पास में एक रिवर थी, रावी रिवर। रावी, मैंने आपको बाद में नाम याद करूंगा सारे रिवर्स, और उनके साथ के जिसने उनकी खुदाई की है उन सब के नाम याद कराऊंगा। तो रावी रिवर के पास में क्या होता है कि एक 1824 की बात है, एक ईस्ट इंडिया कंपनी का एक भगोड़ा सिपाही था जो बाद में उनका स्पाई बन गया। वो वहाँ पर आता है और वो देखता है कि उसको कुछ ईंटें वगैरह दिखती, कुछ मकान, जर्जर से मकान दिखते हैं। वो आसपास लोगों से पूछता है कि यार ये ईंटें, ये जर्जर से मकान कौन से है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ एक्सिस्ट भी करती होगी। तो लोग उसको बोलते हैं कि इसके पास मत जाना, कि जैसे ही इस जगह के पास जाओगे यहाँ पर तुम ऑटोमेटिकली हड़प्पा करने लग जाओगे। लोग यहाँ पास जाते हैं और वो हड़प्पा करने लग जाते हैं, और उस आदमी को कुछ समझ में नहीं आया कि यार ये हो क्या रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जैसे ही उसके पास गया वो हड़प्पा करने लग गया, हड़प्पा, ये जैसे पंजाबी डांस करते हैं उस टाइप से पंजाबी डांस करने लग गया। उसके होश उड़ गए। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को इस बारे में बताया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा अरे अपना काम करो, अगर ईंटें दिख गई है तो ईंटें बाद में काम आ जाएगी हमारे रोड बनाने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ खास ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली इस पूरी बात का जिक्र बाद में जाके कोई और करेंगे। तो होता यह है कि ये सारी बात हुई, और वो जो व्यक्ति जिसने ये सारी बात बताई उसका नाम था चार्ल्स मैसन। और सबसे पहले उसने दिया मैसेज, इसीलिए उसका नाम पड़ा चार्ल्स मैसन। मैसेन और मैसेज थोड़े से मिलते जुलते वर्ड है, तो आप दोस्तों आपको याद हो जाएगा। आई होप याद हो जाएगा, नहीं तो मेरे पास और भी दूसरी ट्रिक्स है। उसके बाद 1856 में दो भाई थे। वो पास में रेलवे लाइन बिछ रही थी, लाहौर से कराची के लिए एक रेलवे लाइन बिछ रही थी। और दोनों भाइयों की एक खासियत थी, दोनों भाइयों की आंखें नहीं थी, दोनों भाइयों के आंखों की जगह बटन होते थे। आपको भी कई लोगों ने बोला होगा कई बार कि भाई आंखें हैं या बटन, तो इनके साथ भी यही था। इनके आंखें नहीं थी, इनकी आंखें की जगह होता था बटन। ये हर कहीं चले जाते थे, चलते चलते कहीं पता नहीं कभी किसी बिल्डिंग पे चढ़ गए, कभी कहाँ चढ़ गए। तो उसी तरीके से दोनों भाई रेलवे लाइन बिछाते बिछाते एक किसी किले के ऊपर पहुंच गए, और एक भाई गढ़ के ऊपर था, दूसरा भाई नीचे। और लोगों ने कहा अरे क्या सुसाइड करेगा क्या। तो उसने कहा कि मैं तो यार, हम तो रेलवे लाइन बिछा रहे हैं यहाँ पर। कि रेलवे लाइन नहीं, आप जिस जगह पर खड़े हो वो है जगह हड़प्पा। और थोड़ी देर बाद ये दोनों भाई भी हड़प्पा करने लग गए, और इनको कुछ ईंटें मिली। वहाँ से जैसे ही थोड़ा सा नीचे गिरे, उनको ईंटें वीटें मिली, तो उन्होंने वो ईंटें वीटें उठाई और अपने रेलवे लाइन में बिछाने लग गए। आप दोस्तों मानेंगे नहीं, कम से कम ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन ईंटों से 60 किलोमीटर के आसपास का रेलवे ट्रैक बिछा दिया। लेकिन दोनों बटन बटन जिनकी आंखों में थे, उन दोनों का नाम था ब्रेटन ब्रदर्स। उन्होंने उस टाइम के जो पुरातत्व विभाग जो संभालते थे, उनको उस टाइम पे इस बात की जानकारी दी कि आप प्लीज़ एक बार यहाँ पर आए, ये बहुत ही पुरानी कोई जगह है, बहुत पुरानी, जो कोई आर्कियोलॉजिकल मीनिंग रखती है ये जगह। उन्होंने उस टाइम के अलेक्जेंडर कनिंगम को बोला, लेकिन क्योंकि कनिंगम के कान में था गम, तो उन्होंने इस बात को ज़्यादा सुना नहीं। वो सुनते नहीं थे, कान में गम डाल देते थे। गम मतलब आपके जो च्युइंगम है वो हमेशा कान में गम डाल देते थे, किसी की बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे। तो अलेक्जेंडर कनिंगम ने ज़्यादा बात को तवज्जो दी नहीं, 2 बार यहाँ आए भी सही, लेकिन कुछ खास हुआ नहीं। अब उसके बाद 1860 के आसपास आपके ASI का गठन होता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका गठन होता है। और गठन के बाद वापस कुछ खास इसमें चीज़ें हुई नहीं। लेकिन बाद में आपके जो गवर्नर जनरल बनते हैं, लॉर्ड कर्जन, वो कर्ज लेके एक आदमी को बैठाते हैं, क्योंकि उन्होंने कर्ज लेके एक आदमी को भेजा। उसका नाम था, उन्होंने आर्मी से एक आदमी को रिक्रूट किया कि आप आर्मी में भी इतना अच्छा काम करते हो तो हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए भी आप काम कीजिए, ASI के लिए काम कीजिए। और उन्होंने आर्मी के एक अफसर को ASI बना दिया। जोक्स अपार्ट, ASI मतलब ASI का हेड बना दिया, ASI का DG डायरेक्टर जनरल बना दिया। और वो आदमी था जॉन मार्शल, क्योंकि मार्शल होते हैं आर्मी में। तो उनको बुलाया और बोला कि मार्शल आप जाइए और खुदाई कीजिए। मार्शल ने लॉर्ड कर्जन की बात को ठीक है कि यार कर्ज लेके मेरे साथ में इतना सब कुछ कर्ज लेके मुझे इन्होंने तो मेरे साथ सब कुछ किया, कर्ज लेके मुझे इन्होंने इस लेवल तक लेके आया कि मेरे पे इतना फेथ कर रहे, तो कुछ तो मुझे भी करना चाहिए। तो मार्शल ने अपने कुछ लोगों को इकट्ठा किया और उनमें से बोला कि आप एक काम करो, आप में से कौन कौन यहाँ पर खुदाई करने के लिए जाएगा। तो उसमें से एक आदमी निकला, उसने कहा कि सर प्लीज़ मेरे पे दया करो, मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। मैंने सुना है वहाँ जाते ही हड़प्पा करने लग जाते लोग। तो बोला कि मैंने सुना है वहाँ जाते ही लोग हड़प्पा करने लग जाते। तो मार्शल ने कहा कि अब तेरे पे कोई दया नहीं होगी, अभी तू ही जाएगा। और वहाँ से दयाराम साहनी को भेज दिया गया कि हड़प्पा की खुदाई करने के लिए आप जाओगे। दयाराम साहनी गए, रात के टाइम गए। अब रात का टाइम क्या हुआ कि जैसे ही वो हड़प्पा के एरिया में खुदाई करने के लिए पहुँचे, अब दोस्तों हमारी जो रियल स्टोरी है वो अब यहाँ से शुरू होगी, और आपको सारे फैक्ट्स वगैरह है वो अब ज़्यादा आपको कॉन्शियस तरीके से आपको सारी चीज़ें सुननी पड़ेगी, क्योंकि इसके बाद की जो चीज़ें हैं वो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है।
अब उसके बाद जैसे ही दयाराम साहनी उस जगह में एंटर होते हैं, थोड़ा सा माहौल पूरा चेंज हो जाता है। वो अपने आप उस जगह पे लगभग 3000 साल पहले वाले समय में पहुंच जाते हैं। वो एक घर के अंदर बाहर से निकल रहे होते हैं, वो देखते हैं कि पक्की सड़कें बनी हुई है, पक्की सड़कें, पक्की नालियाँ बनी हुई है और लोगों के मकान पक्के बने हुए हैं। वो सीधे एक घर के अंदर घुसते हैं। एक घर के अंदर एक लेडी थी, कांच में अपना फेस देख रही थी और कांच का जो दर्पण था वो था कांसे का। उसको उसको अंदाज़ा होता है कि यहाँ कांसा जो है वो बहुत बड़ा धातु है, बहुत इंपॉर्टेंट धातु है। सबसे ज़्यादा लोग कांसे को यूज़ करते हैं, क्योंकि देखो अगर किसी आदमी ने अपनी वाइफ को अगर कांसे का दर्पण गिफ्ट किया, इसका मतलब ये है कि भाई कांसे बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ होगी। बाकी होगा तो हस्बैंड सोने का भी तो कर सकता है, लेकिन कांसे का किया। हालांकि तो वहाँ पर वो कांसे के दर्पण में अपना चेहरा देख रही थी। पास में एक प्रसाधन मंजूषा पड़ी थी, मतलब जहाँ मेकअप के सारे सामान पड़े होते हैं वो पड़ी थी, और उसी के पास में उसका एक सोने के 6 लड़ियों का हार पड़ा था। दयाराम साहनी ने सोने का हार देखा और उस औरत की आँख चुराते हुए उस तो सोने का हार लिया और भागने लगा। और औरत चिल्लाई बहुत तेज़ से, चोर चोर चोर। और जैसे ही दयाराम साहनी रोड पे आए, आगे की तरफ भागे, लोग पीछे पड़ने लग गए और दयाराम साहनी थोड़ा आगे की तरफ बढ़े और एक बड़े से जगह पर पहुंच गए जहाँ इतने बड़े कमरे। दयाराम साहनी ने देखा कि 12 बड़े बड़े कमरे, मतलब जितना उन्होंने सोचा उससे बहुत बड़े। मतलब ऐसी चीज़ पूरे के पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं देखी उन्होंने देखा इतने बड़े कमरे और उन बड़े कमरों में भरे हुए थे अनाज। उन्होंने देखा कि कमरों के बाहर लिखा हुआ था अनाज, अन्नागार, बड़े बड़े 12 अन्नागार, ग्रेनरीज देखे उन्होंने, और वो 12 की संख्या में थे, पूरे थे 12। दयाराम साहनी को लग गया कि यहाँ तो मेरा 12वां मनाएंगे। पहले दिन से 12वें दिन तक मेरा आराम से हर एक दिन मेरे यहाँ जो गेहूं की कमी कभी होगी ही नहीं, क्योंकि दयाराम साहनी को लग गया था उनका टाइम पास आ गया है। और दयाराम साहनी ने देखा कि अन्नागारों के पास में ही छोटे छोटे कमरे बने हुए थे। वो कमरे सीक्वेंस से बने हुए थे कि एक राइट हैंड की तरफ 7 कमरे और लेफ्ट हैंड की तरफ 8 कमरे, और उन कमरों से हर एक कमरे से, हर एक बैरक से एक मजदूर बाहर निकल रहा था और वो दयाराम साहनी की तरफ आ रहे थे। उन्होंने दयाराम साहनी को पकड़ा सबने और एक चबूतरे पे लेके चले गए, और ऐसे बहुत सारे चबूतरे बने हुए थे, जिसमें से एक चबूतरे में उन्होंने कहा कि इसका सर पीस के इसको यहीं पे खत्म कर देते हैं। लेकिन लोगों ने मना किया कि नहीं, इसको इस तरीके से खत्म नहीं करेंगे, इसको हम उसी प्रोसेस से खत्म करेंगे जिस प्रोसेस से हम हर विदेशी को की कब्र खोद देते हैं। तो लोग उसको लेके गए कि कहाँ, लोगों ने बोला कि इसको वहीं पे लेके चलते हैं, तो लोग उसको लेके गए वहाँ से। सबसे पहले उसको एक जगह लेके जाया गया, वहाँ बिठा दिया गया। एक आदमी आया, वो ढोल बजाने लग गया। ढोल बजाते बजाते उसने देखा, वो जैसे ही आदमी ढोल बजाने लगा, एक सांप आया और सांप को एक गरुड़ ने पकड़ा और उठा के लेके चला गया। लोगों ने कहा कि शुभ संकेत, और लोगों ने तालियां बजाना चालू कर दी, और इसी के साथ औरतों ने स्वास्थ्य के चिन्ह बनाने चालू कर दिया कि अब शुभ संकेत आ गया है, अब हमारा प्रोसेस शुरू करो। तभी एक औरत के पेट से पेड़ बाहर निकलने लगा और लोगों ने कहा कि देवी उर्वरा देवी का आशीर्वाद हम पर फलने वाला है, अब इस आदमी को की बलि चढ़ाई जाए। तो इस आदमी बलि चढ़ाने के लिए उसको दयाराम साहनी को उठाया गया और बोला गया कि उर्वरा देवी के सामने डांस करो, और उस आदमी को पुरुष को नृत्य कराया गया, पुरुष को नृत्य कराया गया, उसने डांस किया, आमी जे तुम्हार छन छन छन, उसी गाने पे किया होगा। आई होप आप अपने हिसाब से भी कोई गाना एड कर सकते हैं। तो इस टाइप से उससे डांस कराया गया। फिर उस आदमी को दयाराम साहनी को उठाया गया वहाँ से, फिर लेके जाया गया। फिर दयाराम साहनी को एक पीली चमचमाती सी गाड़ी दिखी, इक्का गाड़ी रथ। दयाराम साहनी ने देखा कि वाह यार, पीली गाड़ी के गोल्ड क्या। तो लोगों ने कहा कि नहीं, हम यहाँ गोल्ड इतना यूज़ नहीं करते, पीली दिख रही है, इसका मतलब ये है पीतल, पी से पीला, पी से पीतल। पीतल की गाड़ी में उनको बिठाया गया और उन्होंने देखा कि उनके पीछे एक पीतल का हिरण और पीतल का कुत्ता भी उनके साथ में दौड़ रहे थे। उनको आगे लेके जाया गया और पीतल के ही स्केल से उनकी पूरी बॉडी को नापा गया। दयाराम साहनी ने कहा कि मेरी बॉडी को नाप क्यों रहे हो? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी बॉडी को इसलिए नाप रहे कि तुम्हारे लकड़ी के ताबूत बनाए जाएंगे और लकड़ी के ताबूतों पर तुम्हें वापस आगे कब्र में लेके जाया जाएगा। तो इस तरीके से दयाराम साहनी को पीतल के ही स्केल से उनको नापा गया और वहाँ आगे की तरफ 6 अलग अलग पीतल गलाने की भट्टियाँ पड़ी थी। उन एक भट्टी में दयाराम साहनी को डाला गया और दयाराम साहनी को भट्टी में पिघला दिया गया। उसके बाद उन्हें एक ताबूत में डाल दिया गया और ताबूत में डालकर दयाराम साहनी को एक कब्रगाह की तरफ लेके जाया गया जहाँ लिखा था R37। लेकिन लोगों ने बोला कि नहीं, इसको R37 में नहीं, इसको तो क्योंकि ये लग रहा है हरियाणवी, तो इसको HR16 में डाला जाएगा। और दयाराम साहनी को HR16 में उन्हें वहाँ पर उनको HR16 में उनके कब्र को दाह कर दिया गया। तो ये पूरी स्टोरी थी, इसमें बहुत सारे फैक्ट छुपे हैं और मैं आपको सारे के सारे फैक्ट्स समझाऊंगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन से फैक्ट है, लेकिन उसके लिए मुझे आपको दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा और दूसरे वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ समझाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो देखें, इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर इस टाइप की चीज़ें और रही तो मैं पूरा का पूरा हिस्ट्री आपको इन्हीं टाइप की स्टोरीज़ में पूरा हिस्ट्री सिखा दूंगा। चाहे फिर आप नेट दो, UPSC दो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, मेरे वीडियोज़ अगर आपने ढंग से देख लिए तो आप कभी किसी एग्जाम में बैकफुट पे नहीं आ पाओगे। थैंक यू।